Hello everyone. So here, as you can see on the screen, we are going to discuss the topic discharge of contract today. So in my earlier videos, I was trying to teach you the some earlier topics of Indian Contract Act, which were capacity to contract, free consent, lawful object, lawful consideration, and then there was performance of contract. So in today's video, the basic topic for today is discharge of contract. The whole video will tell you about discharge of contract. So here we are starting. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे कि हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो मैंने तुम्हें ये स्टार्टिंग एक लाइन बताई थी। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे नेचुरल तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने से क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट को एंड पे लेके आना, ख़त्म करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए जनरली क्या करती है, दोनों पार्टीज़ अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देती है। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, अपने ऊपर जो लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल राइट्स होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, वो ख़त्म कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। द अल्टीमेट फेट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट लाइज इन इट्स डिस्चार्ज। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नो लॉन्गर हैव एनी ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ना तो कोई ऑब्लिगेशन आपकी बची है और ना आपके पास कोई राइट है उस पार्टी के अगेंस्ट। A contract is said to be discharged when both the parties to a contract either perform or extinguish their respective obligations under the contract। या तो आप परफॉर्म कर देते हैं या अपनी ऑब्लिगेशंस को किसी और तरीके से आप क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड। यहाँ पे आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है अब वो ख़त्म हो चुका है। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस थे वो रिलेशंस भी ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आपकी लीगल ऑब्लिगेशन से आपको छुटकारा मिल सकता है, लीगल राइट्स आपके हाथ से जा सकते हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है वो ख़त्म हो सकता है। सबसे पहले बाय परफॉर्मेंस, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि परफॉर्मेंस से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस को ख़त्म कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था, परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द सेकेंड वन वॉज ऑफर टू परफॉर्म। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस दे दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है ऑफर टू परफॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टी ने ऑफर दिया तो अगर दूसरी पार्टी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो भी दोनों की ऑब्लिगेशंस क्या हुई, ख़त्म हो गई। रिजेक्शन के बाद हमारा ऑफर क्या बन जाता है, अटेम्प्टेड ऑफर बन जाता है। मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, टेंडर, जो कि रिजेक्ट होने के बाद आपकी कोई भी लायबिलिटी उस टेंडर के लिए नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट। ठीक है, तो बाय परफॉर्मेंस पहले ये देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड नेचुरल मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बाय द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज यू नो, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। नंबर 1 एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड नंबर 2 ऑफर टू परफॉर्म। When each of the parties has done what he had agreed to do under the agreement, यानी हमने जो प्रॉमिस किया था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको माल डिलीवर करवाऊंगी, मैंने डिलीवर करवा दिया। आपने मुझे प्रॉमिस किया था मैं आपको पैसा ट्रांसफ़र करवा दूंगा, आपने करवा दिया। तो हम दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, when the promiser offers to perform his obligation but the promisee, यहाँ promisee फर्स्ट लाइन में आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। when the promiser performs to perform his obligation but the promisee refuses to accept the performance, यानी क्या हुआ, promiser ने ऑफर किया लेकिन promisee ने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्शन के बाद मेरी कोई लायबिलिटी नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ना आपकी कोई लायबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हम दोनों क्या है, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बना ही नहीं है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। जैसे कि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जा सकता है। दो लोग अगर किसी एक चीज़ पे अग्री करते हैं, इसे तो हमने कंसेंट कहा था ना, कि जब दो लोग एक ही इंटेंशन पे अग्री करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसेंट कहते हैं। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट बनाएगा। तो इसी तरह जैसे एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, वैसे ही एग्रीमेंट से, यानी दो लोगों की कंसेंट से, दो लोगों के म्यूचुअल इंटेंशन से क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज या टर्मिनेट भी हो सकता है। द पार्टीज़ में टर्मिनेट और डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ फ्रेश एग्रीमेंट बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट करके हम एक नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी हम कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? सबसे पहला मोड है नोवेशन। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन का मतलब होता है हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था
को सब्सटीट्यूट करके हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। यानी हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। उसके लिए हमने क्या किया, या तो हमने पूरे के पूरे टर्म्स चेंज कर दिए, ठीक है, हमने जो अमाउंट डिसाइड की थी वो अमाउंट चेंज कर ली, या फिर हमने जो डेट डिसाइड की थी वो डेट चेंज कर ली। यानी हमने क्या किया, टर्म्स को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे के पूरे टर्म्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। नंबर 2, या फिर हम क्या करते हैं, हमने कोई पार्टी चेंज कर दी, यानी प्रॉमिस और प्रॉमिसी में से कोई एक पार्टी अगर चेंज हो गई तो नोवेशन आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उसी पार्टी के साथ नए टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, या तो आप नई पार्टी के साथ उसी टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। होता है नोवेशन। इससे क्या होता है, आपका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। उसके अंदर आपकी कोई भी ऑब्लिगेशन बाकी नहीं रहेंगी। नंबर 2, अल्टरेशन। नोवेशन और अल्टरेशन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि नोवेशन का मतलब होता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना, ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट, पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका ओरिजिनल उसको सब्सटीट्यूट करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाना। जबकि अल्टरेशन में हम 1 या 2 या कुछ टर्म्स चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको डेट और टाइम का एग्जांपल दिया था, हमने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सेम है, हमने सिर्फ डेट चेंज कर दी। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सेम है, हमने सिर्फ प्लेस चेंज कर लिया, परफॉर्मेंस का प्लेस क्या होगा, इसकी जगह हम इस जगह पे डिलीवर कर देंगे। तो अगर हम कुछ टर्म्स को चेंज करते हैं तो वो अल्टरेशन है, और हम पूरे टर्म्स को चेंज कर देते हैं तो वो क्या है, नोवेशन है, जहाँ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जबकि अल्टरेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस होते हैं। एक और डिफरेंस, नोवेशन में नई पार्टी आ सकती है। जैसे कि पार्टनरशिप का एग्जाम्पल लीजिए। पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई अगर पार्टनर रिटायर होता है, हम नए पार्टनर को एंटर करवा लेते हैं। तो हमने क्या किया, पार्टनर नया आ गया था ना, लेकिन अल्टरेशन में क्या होगा, अल्टरेशन में पार्टीज़ वही रहेगी, कोई भी नई पार्टी एंटर नहीं कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट है रेसिशन। रेसिशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना। तो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपका चैप्टर था फ्री कंसेंट, हमने कहा था कि कुछ पार्टीज़ का कंसेंट आपने वॉलंटरीली नहीं लिया है, उन लोगों ने आपने उन पे कोई मेंटल प्रेशर बनाया, कोई फिजिकल प्रेशर बनाया है, उनको डरा के धमका के आपने उनसे क्या लिया, कंसेंट ली है, तो पार्टी अग्रीव पार्टी कहलाएगी। वो पार्टी, उस पार्टी को हम क्या कहेंगे, वो इंजर्ड पार्टी है, अग्रीव पार्टी है, ठीक है। तो उस अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, वॉइडेबल कर सकते हैं। हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो कि एक पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल और वॉइड, और एक के ऑप्शन पे क्या होता है, वैलिड होता है। तो अगर ऐसी अग्रीव पार्टी चाहती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, रेसिंड भी कर सकती है। तो रेसिशन का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है, रेमिशन का मतलब है कि आपका जो होल ऑब्लिगेशन है, जो होल डेब्ट है, उसकी जगह पे अगर आप लेसर ऑब्लिगेशंस को, लेसर परफॉर्मेंस को, या लेसर अमाउंट को, लेसर पेमेंट को एक्सेप्ट करते हो इन डिस्चार्ज ऑफ द होल ऑब्लिगेशन, इन डिस्चार्ज ऑफ द होल डेब्ट, तो उसे हम कहते हैं रेमिशन। एग्जाम्पल के लिए, मैंने आपसे लोन लिया था 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मुझे दोबारा रीपे करना था, तो मैं आपसे कहती हूँ कि अभी मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इतना सारा पैसा आपको दे पाऊँ, तो मैं इसके डिस्चार्ज में आपको सिर्फ 80,000, आपको 70,000 या लेस अमाउंट, 1 लाख से कम कुछ भी अमाउंट है अगर आपको दे पाऊँगी, और आप उसी अमाउंट से पूरा का पूरा ऑब्लिगेशन, पूरा का पूरा डेब्ट सेटल कर लेते हो, तो उसे रेमिशन कहते हैं। उसके बाद में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बचती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाता है। नेक्स्ट, वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है, अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस करने से रिलीज़ कर देती है, फ्री कर देती है, तो वहाँ पे भी आपकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बचेंगे। लास्ट है मर्जर। मर्जर का मतलब होता है 2 राइट्स का मर्जर। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहाँ पे आपके पास इन्फीरियर राइट्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहाँ पे आपके पास सुपीरियर राइट है। हो सकता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो कि आपके पास इन्फीरियर सुपीरियर राइट्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आपके इन्फीरियर राइट को सुपीरियर राइट में कन्वर्ट किया गया हो। तो जब आपको सुपीरियर राइट मिल जाएगा तो इन्फीरियर राइट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे क्या माना जाएगा, वो डिस्चार्ज माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई जगह है जो लीज़ पे ली है, ठीक है, अब उस जगह को 2 महीने 3 महीने लीज़ पे रखने के बाद आपने उस जगह को ख़रीद लिया है, ठीक है, नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट प्लेस। तो आपका जो आपके पास जो पहले एज ए लीजी आपके पास जो राइट था वो इन्फीरियर था, अब आप ओनर हो तो आपके पास सुपीरियर राइट है, तो जो इन्फीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट था अब वो क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको परफॉर्म करना किसी स्टिपुलेटेड किसी स्पेसिफिक टाइम में ही ज़रूरी होता है, जहाँ पे टाइम एसेंस होता है। कि एग्जांपल के लिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया और उस अपॉइंटमेंट लेटर में कंडीशन लिखी थी कि आपको एग्जांपल के लिए 3 जुलाई को 4 जुलाई को ही ज्वाइन करना होगा।
3rd ऑफ जुलाई को, अगर उसमें 3rd ऑफ जुलाई लिखा था और मैंने 3rd ऑफ जुलाई को ज्वाइन नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे टर्म से क्लियरली पता चलता है कि टाइम एसेंस है और कंडीशंस में ऐड किया होता है, टाइम को स्पेसिफाई किया होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी टाइम में पूरा करना ज़रूरी है, अपनी परफॉर्मेंस उसी टाइम में देनी ज़रूरी होती है। अगर उस टाइम में नहीं होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाता है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपके डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे कि डेथ, अगर किसी की डेथ हो गई और एज आई टोल्ड यू कि अगर वहाँ पे पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पर्सनल कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट थी, डांसिंग का, सिंगिंग का, पेंटिंग का, गारंटी का, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में डेथ होने के बाद डिस्चार्ज माना जाएगा। और अगर इस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर मेरा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो परफॉर्म करेगा, यानी मैं तो डिस्चार्ज हूँ। इंसॉल्वेंसी के केस में भी क्या होता है कि आप तो डिस्चार्ज है, आपकी जो लायबिलिटीज़ थी, यानी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने से पहले आपकी जो लायबिलिटीज़ थी अब आप उनसे फ्री हो जाएंगे। आपकी जो असेट्स और लायबिलिटीज़ है, ठीक है, अब वो किसके हाथ में दे दी जाएगी, अब मतलब वो उसके लिए या तो किसी ऑफिशियल असाइनी को या फिर कोई ऑफिशियल रिसीवर होगा, जैसा भी केस होगा उस हिसाब से उसका जितना भी सेटलमेंट होगा उसको फिर कौन डिस्चार्ज करेगा, वो लोग डिस्चार्ज करेंगे। इंसॉल्वेंट जो है वो फ्री हो जाता है। नेक्स्ट, मटीरियल अल्टरेशन। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई इंपॉर्टेंट अल्टरेशन कर देती है, यानी टाइम एसेंस है और आपने टाइम चेंज कर दिया, आपने अमाउंट चेंज कर दी, ठीक है ना, और मटेरियल चीज़ें हैं ये जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालती है, तो अगर आपने मटेरियल अल्टरेशन किया और सामने वाली पार्टी को इंडिकेट नहीं किया, उनको इंटीमेट नहीं किया, उनको नहीं बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वो जो सामने वाली पार्टी है, अग्रीव पार्टी है, वो क्या हो जाएगी, वो पूरी तरह से फ्री है और वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। नेक्स्ट, मर्जर ऑफ राइट्स। दोबारा वही बात, इन्फीरियर राइट और सुपीरियर राइट। जब इन्फीरियर राइट सुपीरियर राइट में कन्वर्ट हो जाता है तो सुपीरियर राइट वाले कॉन्ट्रैक्ट को ही माना जाता है, उसमें ही आपकी ऑब्लिगेशंस रहती है। जो इन्फीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पे आपके इन्फीरियर राइट्स थे, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा या उन ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज माना जाएगा, फुलफिल माना जाएगा। राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बिकमिंग वेस्टेड इन द सेम पर्सन। कभी ऐसा होता है कि राइट्स और लायबिलिटी एक ही आदमी के अंदर आ जाती है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज था, घूम फिर के आपके पास ही आ गया, तो अब हम खुद पे नहीं कर सकते, खुद के अगेंस्ट हमारे पास कोई राइट नहीं हो सकते। अगर मेरे पास कोई राइट है, लीगल राइट मेरे ही अगेंस्ट या लीगल ऑब्लिगेशन जो मुझे खुद के लिए परफॉर्म करनी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज माना जाएगा। देन लॉस ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो एविडेंस था, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, अगर वो गुम हो जाते हैं, वो कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाता है, क्योंकि ऑब्लिगेशंस आप कैसे कोर्ट में केस करोगे अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस के पेपर अगर गुम हो गए तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाता है। वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल एंड व्हाट इज इम्पॉसिबल डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ही नहीं सकती। अब इम्पॉसिबिलिटीज़ भी दो तरह की होती है। सबसे पहले इम्पॉसिबिलिटी है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दैन सबसीक्वेंट। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा काम जो शुरू से ही करना इम्पॉसिबल था, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो तो वॉइड अब इनिशियो है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी दो तरह के होते हैं। ये जो इम्पॉसिबिलिटीज़ होती है दो तरह की होती है, नोन और अननोन। या तो आपको पता था और आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और या होती है अननोन कि आपको पता नहीं था। इसको बायलैटरल मिस्टेक वाली इम्पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, मतलब ये बायलैटरल मिस्टेक है, ठीक है। तो एक होती है नोन इम्पॉसिबिलिटी और एक होती है अननोन इम्पॉसिबिलिटी। देन सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो पॉसिबल था, लेकिन आगे जाके अब वो क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल। यानी हमने पढ़ा था, याद है, जब कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स पढ़े थे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो शुरू में तो पॉसिबल था, शुरू में तो वैलिड था, आगे जाके वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, आगे जाके वो इम्पॉसिबल हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी परफॉर्मेंस करने से मना कर देती है, ठीक है, या फिर परफॉर्म करने से फेल हो जाती है, या फिर वो अपने आप को डिसेबल बना लेती है, अनेबल बना लेती है कि परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है, या परफॉर्मेंस को अपने ही किसी एक्ट से, अपने किसी एक्शन से इम्पॉसिबल बना देती है, उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Generally, breach of contract means refusal or failure of any one party to perform his contractual obligations. Specifically, a breach of contract occurs when a party to contract does any of the following things. क्या क्या करती है, तो वो मना कर देगी, फेल हो जाएगी, खुद को डिसेबल कर लेगी और मेक्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल बाय इज ओन एक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए
मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना फ़ोन 10,000 में सेल कर दूँगी। ए ने प्रॉमिस किया बी को। अब वो फ़ोन ए ने सी को सेल कर दिया, खुद को डिसेबल बना लिया ना। अब मैं आपको तो वो चीज़ सेल नहीं कर पाऊँगी, इम्पॉसिबल बना दिया इस एक्ट को, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह का कोई भी एक्ट करते हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या होता है कि जब परफॉर्मेंस ड्यू था आपने तब मना किया, आपने तब खुद को फेल कर दिया, खुद को डिसेबल कर दिया, उस परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना लिया। और एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है कि जब परफॉर्मेंस ड्यू थी उससे पहले आपने कह दिया था कि ये परफॉर्मेंस मैं नहीं दे पाऊँगा, ये आपको सामान में डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। मतलब ड्यू डेट थी 8 दिसंबर और आपने उससे पहले मुझे इंटीमेट कर दिया था कि सामान आप डिलीवर नहीं करवाएंगे, तो उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। When a party refuses or fails to perform his obligation when it is due, जब ड्यू है तब मना कर दिया तो एक्चुअल ब्रीच है, ठीक है। और एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है कि आपने ड्यू डेट से पहले, यानी इसको कंस्ट्रक्टिव ब्रीच भी कहते हैं, कि आपने उससे पहले मुझे कह दिया था ताकि मैं किसी और को अपॉइंट कर पाऊँ, किसी और से डिलीवरी ले पाऊँ। अब यहाँ पे क्या होता है, वो पार्टी जो ब्रीच करती है उसके अलावा जो दूसरी पार्टी होती है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो उसी टाइम पे, यानी एंटीसिपेटरी ब्रीच के टाइम पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मैंने उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रेसिड कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड ऑप्शन ये होता है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, आई विल ट्रीट दैट कॉन्ट्रैक्ट एज अ लाइव, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट को ज़िंदा है इस तरह से उसको ट्रीट करूँगी और उसके बाद में मैं ड्यू डेट तक वेट करूँगी आपका, आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं। अगर मैं उस टाइम तक वेट करती हूँ देन मैं आपसे डैमेजेस के लिए आप पे सू नहीं कर पाऊँगी, क्लेम नहीं कर पाऊँगी, अगर मैंने आपके मना करने के बाद भी मैंने वेट किया और कॉन्ट्रैक्ट को एज अ लाइव ट्रीट किया तो, ठीक है। नेक्स्ट, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्जेस the promisee from his obligations of performing the contract. At the same time the law provides certain remedies to the promisee or the injured party. यहाँ पे क्या होता है, जब आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो यहाँ पे क्या होता है, दूसरी पार्टी को डैमेज क्या होता है, डैमेज का मतलब क्या है, डैमेज वो मॉनेटरी अवार्ड होता है जो दूसरी पार्टी को यानी इंजर्ड पार्टी को मिलता है। और हमारा जो लॉ है वो डैमेज को इस तरह से इम्पोज नहीं करता है कि आप पे कोई पनिशमेंट, कोई पेनल्टी है, बल्कि ये कि जिसके साथ कोई इंजरी हुई है, जो इंजर्ड पार्टी है, ठीक है ना, उसको जितना लॉस हुआ है वो लॉस बस आप क्या करो, उस लॉस को बियर करो, ठीक है, उस लॉस को कंपनसेट करो, उसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं है लॉ का। डैमेजेस का जो आपको राइट मिलता है इंजर्ड पार्टी को, अग्रीव पार्टी को, राइट देने के पीछे और कोई इंटेंशन नहीं है। देन ब्रीच ऑफ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो होती है इसे इंग्लिश लॉ में कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, सूट फॉर रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप क्या कर सकते हैं, रेसिशन के लिए सूट कर सकते हैं। रेसिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ पुटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट। When promisor makes a breach of contract, the promisee or the injured party may rescind the contract. अगर breach of contract promisor करता है तो promisee के पास में right होता है कि वो क्या कर सकता है, उस contract को rescind कर सकता है। Consequently, the injured party is discharged from all the obligations under the contract. अब अगर आपने breach किया तो मेरी जितनी भी obligations थी मैं उनसे free हो चुकी हूँ। He is also entitled to claim compensation of damages caused to him due to non-performance of the contract. और इसके अलावा आपने ब्रीच किया तो आपके परफॉर्मेंस ना करने की वजह से अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए भी आप मुझे कंपनसेट करेंगे। नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस आर मॉनिटरी कंपनसेशन और अवार्ड्स पेबल टू द इंजर्ड पार्टी बाय द पार्टी एट डिफॉल्ट फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे जो लॉस हुआ, मॉनिटरी आप मुझे उसका अवार्ड देंगे। The amount of damages is decided by the court. The objective of awarding damages for breach of contract is not to punish the party at default, but to compensate that injured party for the monetary loss naturally suffered by him due to the breach of contract. यहाँ पे लॉ का इंटेंशन, कोर्ट का इंटेंशन ऐसा नहीं कि आपको पनिश किया जाए, बस जिससे लॉस हुआ उसे आप कंपनसेट कर दीजिए। सूट फॉर क्वांटम मैरियट। ये जो एक ऑप्शन है आपके पास में, यानी जो अग्रीव पार्टी होती है, ये जो वर्ड है क्वांटम, इसका मतलब होता है क्वांटिटी, और मैरिट मतलब वर्क डन, जितना काम आपने कर लिया है, जितना आपने अर्न कर लिया है, जितना आपने वर्क, जितना आपने काम कर लिया है, काम डन कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, और जितना आपने अर्न कर लिया है, मतलब जितने काम के लिए आपने एनर्जी लगाई है, पैसा लगाया है, उतने का रेम्यूनरेशन कम से कम आपको मिलना चाहिए। तो ये एक प्रोटेक्शन होता है उस पार्टी के लिए। क्वांटम मैरिट मीन्स एज मच एज मेरिटेड और एज मच एज अर्न। देखो ये जो हम रेमेडी पढ़ रहे हैं, ये रेमेडी है वो पार्टी के लिए जो ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को। एग्जाम्पल के लिए
मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं और एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ठीक है। उस बिल्डिंग को मतलब मैंने 50% उसका काम कर दिया है और जो अमाउंट डिसाइड हुई थी वो समझ लो एग्जांपल के लिए 50 लाख अमाउंट डिसाइड हुई थी, मुझे इतना अमाउंट उसने ऑफ़र किया सामने वाली पार्टी ने, ठीक है। मैंने अपनी परफॉर्मेंस को 50% पूरा कर दिया है, ठीक है। अब अगर बीच में मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमारे बीच में यानी ये जो हमें जो राइट मिलने वाला है, हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं ना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी जो लॉ हमारा कोर्ट इम्पोज करता है, ये उस तरह का राइट होगा मेरे पास में, क्वासी जुडिशियल राइट होगा मेरे पास में, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मुझे ये राइट मिलेगा कि जितना मैंने अर्न किया है, जितने के लिए मैंने एनर्जी लगाई है, टाइम लगाया है, पैसा लगाया है, कम से कम मुझे उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अ पार्टी इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम पेमेंट एज मच एज an amount he has earned. It is as quasi-contractual remedy rest on the principle of equity, as I told you, where one party has rendered service to another in circumstances which एक और चीज़, यहाँ पे हमारे बीच में कोई रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन हमारा जो कोड था वो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपकी ऑब्लिगेशन रहेगी कि आपको मुझे उस रेम्यूनरेशन को देना पड़ेगा। Where one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay. कोई रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं हुआ, लॉ हमारा जो लॉ है, हमारा जो कोर्ट है, वो आपको इम्पोज करेगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या अमाउंट मुझे देनी चाहिए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस होते हैं, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज होते हैं जहाँ पे आप डिमांड कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको डैमेजेस पे भी कर दिए जाए तभी भी आप उस कंडीशन में नहीं आ पाएंगे, मतलब आपको जितना लॉस हुआ है अगर वो लॉस कंपनसेट नहीं कर पाएगा तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। Specific performance means the performance of contract as per the terms of the contract. The injured party can file a suit against the party liable for performance of a contract under certain circumstances. कुछ एक circumstances ऐसी होती है जहाँ पे आप specific performance के लिए sue कर सकते हैं। The court may by an order direct the party at default to perform a contract as per the terms of the contract. आपको court force कर सकता है। Generally, the court may enforce the specific performance of the contract in the following cases. सबसे पहला, when there exist no standards for measuring damage caused by non-performance. अगर आप इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं कि आपकी non-performance, breach of contract की वजह से सामने वाली पार्टी को कितना नुकसान हुआ, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कहा जा सकता है। एंड नंबर 2, when the act agreed to be done in such that monetary compensation for non-performance would not afford adequate relief. जितना लॉस हुआ है उसके अगर आप कितना भी उनको मतलब जो मॉनेटरी अवार्ड आप दे रहे हो, डैमेजेस आप दे रहे हो, उनसे जितना लॉस हुआ है उसे कंपनसेट नहीं कर पाएगा वो डैमेज, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है। However, a party seeking specific performance must have performed all the terms of the contract at the time of bringing the action for specific performance. Specific performance के लिए अगर आप कोर्ट में कोई रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सामने वाली पार्टी से, उस टाइम ये ज़रूरी होता है कि आपने अपने बिहाफ पे सारी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है, सारी ड्यूटीज़ को पूरा कर दिया, अपनी तरफ से आप 100% परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तभी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन एक ऑर्डर होता है हमारे कोर्ट का, ठीक है, जुडिशियल ऑर्डर होता है जो कि किसी आदमी को किसी पर्सन को कुछ काम करने से रोकता है, प्रोहिबिट करता है, फॉरबिड करता है। अब क्या है ये पढ़ते हैं। एन इंजंक्शन इज़ एन ऑर्डर और ऑफ अ कोर्ट प्रोहिबिटिंग अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग और फ्रॉम डूइंग समथिंग अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को बार बार तोड़ते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं, तो जो अग्रीव पार्टी है, जो इंजर्ड पार्टी है, वो कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट को कि इस बंदे के अगेंस्ट एक इंजंक्शन इशू कर दीजिए, और इंजंक्शन इशू हो गया उसके बाद में आप पे प्रोहिबिशन लग जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को नहीं तोड़ेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ जनरली नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव सा वर्ड है। व्हेन अ पार्टी मेक्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंजर्ड पार्टी कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज अप्लाई टू द कोर्ट फॉर इशूइंग एन इंजंक्शन। कुछ एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेज होती है जहाँ पे पार्टी डिमांड करती है, रिक्वेस्ट करती है कोर्ट से कि इंजंक्शन इशू कर दिया जाए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेमेडीज़ को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, रेमेडीज़ को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच।